डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि हालिया महीनों में जिस तेज़ी से हमारे कप्तान यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गैर मुल्की दौरे किए हैं, और उसके साथ ही जब अंदरूनी मुल्क जिस तरह हमारे मेहमान आ रहे हैं, और उसमें लोग कहते हैं कि जो उनके जो खिलाड़ी यानी जो प्लेयर्स हैं जिनको बड़े बड़े उन्होंने पब्लिक सेक्टर के इदारों में रखा है और वज़ीर बनाया, मुशीर बनाया, उन्हें भी बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। खान साहब वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों से काम कराते थे। और आज मेरे मेहमान बड़े अहम शख्सियत हैं इससे कि इन्होंने बड़ा वक्त वर्ल्ड बैंक में गुजारा, साउथ एशिया डेस्क देखी, इस लिहाज से उन्होंने बाहर की नज़र से पाकिस्तान को देखा। और वो वाला बैकग्राउंड नहीं है कि आप कोई निकाल लें, नहीं जी वो आपने 4 साल पहले क्या किया था हारून शरीफ साहब, और 8 साल पहले उससे ज़्यादा का क्या किया था। तो इस एतबार से जो पाकिस्तान के जो पब्लिक सेक्टर और बड़ा अहम पब्लिक सेक्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको तकरीबन 17-18 साल होने आ रहे हैं, और इसलिए मैं ये मालूम करना चाहूँगा सबसे पहले कि इसके बावजूद कि आप बाहर थे और आप साउथ एशिया में भी रहे, पाकिस्तान की जो मईशत पे नज़र थी आपकी, और आप जिस तरह उसकी ज़्यादातर तबाही हाली का ही जिक्र सुनते होंगे, तो जब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो कुछ खौफ डर नहीं हुआ हारून शरीफ साहब? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। इस पर मैं वजाहत देता जाऊं कि जब आप इंटरनेशनल इदारों से पाकिस्तान को देखते हैं तो आपका राब्ता हर तरह के लोगों से रहता है, इन्वेस्टर से भी रहता है, पब्लिक पॉलिसी मेकर से भी रहता है, जर्नलिस्ट से भी रहता है। तो बहुत अरसे से पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान को एज ए होल एक कॉन्फ्लिक्ट की निगाह से देखा जाता रहा है कि इस मुल्क के तो दाएं बाएं जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी इकॉनमी जो है अभी स्टेबल नहीं है। ठीक सो ये अभी जो खुशाइन बात है वज़ीर आज़म साहब के दौरों में कि उन्होंने पहली दफ़ा बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है कि आप हमारे मुल्क में आइए, तशरीफ़ लाइए और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लेंस से एंगेज कीजिए। हम आपको बाकायदा ना सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट देंगे, बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे। जो हमारी इकॉनमी के अंदर जो एलिमेंट इसको हेल्प कर रहा है बहुत सालों से, अगर आप देखें, एक तो सिक्योरिटी की वजह से लोग हमसे एंगेज नहीं कर पा रहे थे, तो अल्लाह के फजल से वो एलिमेंट खासा हद तक बेहतर हो गया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी तो आजकल पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन एटलीस्ट कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी अब यहाँ पे है। तीसरी ये जो बड़ी पेशरफ्त ये है कि पिछले 5 बरस से चीन के साथ मिलके हमने बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। तो जब मैं डिस्टिंग्विश करूँगा इकॉनमी का जब सवाल आता है, तो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए जब मैंने इंटरेक्ट किया। ठीक है, जबकि पाकिस्तान का जो मसला है बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट का, या पाकिस्तान का मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट का या इंटरनल फाइनेंसेस का, उसको लोग एक शॉर्ट टर्म की निगाह से देख रहे हैं। और जो अगर हम पाकिस्तान की देखें तारीख, तो तकरीबन हर 5 बरस के बाद जब भी हम ग्रो करते हैं तो ये प्रेशर्स पाकिस्तान पर आते हैं। अब हमारा चैलेंज ये है कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की, इसको लोन की बजाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस किया जाए। सो ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर मेन थ्रस्ट है। चले, आपने खुद ही बुनियादी बात कह दी, बल्कि मैं आपको किसी इल्म में आपका एक बैकग्राउंड जो है बड़ा प्रोफेशनल किस्म का है और सियासी सवाल में मैं नहीं जाना चाहता आपको, लेकिन 2 चीज़ें भी तो हैं ना, सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, और खान साहब उसका बरमला इजहार भी करते हैं। एक तो ये कि जो बहरहाल जो पास्ट के माहदे होते हैं वो तो स्टेट्स के दरमियान होते हैं, रियासतों और हुकूमतों के दरमियान होते हैं, जैसे सिपेक का है। और फिर ये कि बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट थे उनमें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली कि उनमें किकबैक भी लिए गए। करप्शन के हवाले से भी हमारा कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो और ये बड़ा मुश्किल होता है ना कि जब आपको आपका साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में पूछा जाए कि 3 दहाई तक रहा, कहेंगे जी वो तो जेल में है, सियासी तौर पे नाअहल। उस पंजाब का वज़ीर आला क्या हुआ, कहते जी वो भी जेल में है, वो भी बड़ा केस बोल रहा है। वज़रा के बारे में मालूम किया जाए,
और लोगों को मालूम किया जाए तो ये यानी बाहर के लोग भी, और खुद जहन में एक आम आदमी के भी ये सवाल आता है कि जब आप लोगों को अभी तो सिर्फ 150 दिन हुए हैं, लेकिन लोग पिछले 1500 दिन का भी तो सवाल पूछेंगे ना मोहतरम। हाँ, और मैंने कहा ना मैं आपका आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व द पॉलिटिकल क्वेश्चन इश्यूज। हारून भाई। जी ये एक्चुअली बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जी। देखिए इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जब कोई भी मुल्क या कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस मुल्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देखता है कि आया आप ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में ये बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का इस सिलसिले में खासा कमज़ोर है। अब इसीलिए हमारे पास जो चैलेंज है कि हम 1-2 बड़ी ट्रांजैक्शंस को एहसन तरीके से करके दिखाएं, तब ये एतमाद की फ़ज़ा बहाल होनी शुरू होगी। तो ये जो हमारे चीन के भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सऊदी अरब ने भी इंदिया दिया है, तो इसलिए मेरा सारा जोर इस वक्त हुकूमत की इंटरनल मैनेजरियल कैपेबिलिटी को बेहतर करने की तरफ है, क्योंकि हमने उनको सिग्नल देना है कि हम तैयार हैं, आप आइए तो हम आपके इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कर पाते हैं। और आपकी बात का बिल्कुल मैं इदराक कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। इसका जो दूसरा पहलू है जो पॉजिटिव है, ये जो हमने 5 खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ दौरे किए हैं, उसके अंदर लोग बहुत प्लेजेंटली इन ए वे सरप्राइज भी हुए हैं कि उन सब दौरों का जो फॉलो अप है वो इदारों की शक्ल में किया जा रहा है। जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक इदारा है, उसमें मेरी टीम मेंबर्स हैं, अपने अपने एरिया के स्पेशलिस्ट हैं, वो उनसे अपने काउंटर पार्ट से फॉलो अप कर रहे हैं। जो पहले तारीख में होता रहा जी कि उसमें ये होता था कि कोई एक इंडिविजुअल, ख़ास तौर पे हमारे जो अरब ममालिक हैं या दूसरे हैं, वो एज ए मिडल मैन ब्रोकर कर रहे होते थे डील्स। तो इसको उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया है कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस है और अपने इदारों के थ्रू अप्रोच कर रहा है कि इसको अपने सस्टेनेबल तरीके से आगे करना क्या है। तो जो आपका सवाल था करप्शन का, और दूसरा वो जब आप इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से निगोशिएट करते हैं तो पैगाम जाना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ उनको हमसे ये शिकायत थी कि जी हम आपको ख़त लिखते हैं, आप जवाब ही नहीं देते। सो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह यूज़ करके एटलीस्ट प्रॉम्प्ट रिस्पांस करने शुरू किए, जिसके ऊपर अभी तक तो हमारे इन्वेस्टर बहुत खुश हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मैं एक और ज़रूरी सवाल की तरफ आऊँगा। हारून शरीफ साहब, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन, जैसे मैंने कहा बाहर का बैकग्राउंड है, यहाँ कोई इनके पास वो नहीं है इनसे पूछ लें कोई असासे जायदादें वायदादें इनकी कोई नहीं है, रिश्तेदार वगैरह। इसलिए ज़्यादा कप्तान की टीम के अहम खिलाड़ी के ऐसे दौरे भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं इस तबाह हाल मईशत की बहाली के लिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले भी मैं बता रहा था कि एक तो फ्रेश फेस है हमारे हारून साहब का, इसलिए मेरे बड़ा ये मुश्किल भी होता है, वरना जो कोई पुराने सियासी वैसी लोग होते हैं ना, उनसे आराम से पूछ लेते जी आप उस पार्टी में थे, आपने ये काम किया, इस तरह का इनका कोई न्याला। लेकिन उससे भी एक जो हारून साहब जो हमारे यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई वो मुशर्रफ साहब के दौर में आई, और उस वक्त उन्होंने पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन हुई, निजीकारी हुई। और मुझे याद है कि उस वक्त उस क्राइसिस में मैं था जब ये शुरू हुआ कि वो स्टील मिल 1 रुपये में शायद बेचना चाह रहे थे, उन्होंने अलामती कहा, फिर अदालत आ गई और फिर एक हंगामा बर्पा हो गया। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि हम जो पब्लिक सेक्टर के इदारे, जो वाइट एलिफेंट, बड़ा आपने भी सुना होगा, बचपन से हम सुनते आए थे, वापडा को पता नहीं क्यों वाइट एलिफेंट कहते थे, KSC को हम कहते थे, स्टील मिल जो है हमारे अरबों रुपए खा रहा है बगैर काम किए। मैंने देखा जनरल कयूम के ज़माने में 11 पॉइंट तक हमारी प्रोडक्शन थी, आज हम तनख्वाहें तो दे रहे हैं 44 करोड़ आपको पता होगा महीने की, लेकिन वहाँ 1% भी नहीं आ रही। PIA की सूरत हाल भी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें हारून साहब तो स्टेप नहीं ले सकते,
ये तो पॉलिटिकल स्टेप होगा कि जी पब्लिक सेक्टर को वो लोग निकल आएंगे। तो ये जो पब्लिक सेक्टर के इदारे जो एक बोझ बने हुए हैं, अगर उनको हम डिस्पोज नहीं करते और जो बाहर वालों को नहीं देते, यानी एक बहुत बड़ा सरमायाकारी उसे वो होगी ना अंदरून मुल्क, तो ये वाला जो किस तरीके से आप निमट सकेंगे हारून शरीफ साहब? जी मुजाहिद साहब, इसमें इस तरह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं खित्ते में, देखिए जो अगली इकोनॉमिक सेंचुरी है वो तो एशिया की है, तो पैसा जो है वो चीन के पास है, ईस्ट एशिया के पास है, तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक के पास है। अब ये जो ममालिक हैं वो इस वक्त, पहले वो जो वेस्ट की बड़ी इकोनॉमीज़ में ही सिर्फ इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। अब क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहाँ पर भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं और ख़ास तौर पे अपने की तरफ। वहाँ हमने पाकिस्तान ने अपना केस रखा है और वो इसे देख रहे हैं। ये इसलिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि जो आप इदारों की बात कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पे जो बड़े सॉवरन वेल्थ फंड हम जिन्हें कहते हैं, और ये तेल प्रोड्यूस करने वाले या दूसरे ममालिक के, वो जो प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं उसकी पहली चीज़ वो देखते हैं कि उसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, आया वो केपेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद आके इदारे चलाते नहीं हैं, ये उसमें शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन का, सॉरी टू से हारून भाई, जैसे स्टील मिल है वो प्योर सोवियत था और उन्होंने फिर आहिस्ता 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 हम लोग फिर वो चले गए ना, लेकिन स्टील मिल एक बहुत ह्यूज था और उससे कितना हमारी अंदरून ज़रूरत पूरी थी, एक्सपोर्ट भी करते थे हम जब प्राइम टाइम था। तो वो तो बाद में बहुत थोड़े से रूसी रह गए थे। यानी ये जो मैं आपसे जो स्टील मिल का मैंने एक ऐसी पर्टिकुलर जिक्र किया कि ये भी तो वो देखते हैं ना कि आप जब तक वो इदारे यहाँ नहीं लगाएंगे, खाली आप हम तो लोन ले रहे हैं ना, कर्जे ले रहे हैं ना, उनसे तिजारत के पैसे ले रहे हैं ना, बड़ी हमारे प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे कि नहीं, हमें हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क को इतने बड़े बड़े इदारों की ज़रूरत नहीं है। हारून साहब? नहीं, आपकी बात में इसी को आगे ले जाता है। जो अभी जो स्टेट ओन्ड बड़े बड़े इदारे हैं, पहला चैलेंज तो इनकी मैनेजमेंट और गवर्नेंस को प्रोफेशनल्स को देना है, और उसके ऊपर ये मेरा डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट इस तरह है कि जो ही ये इदारे कुछ पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना शुरू करेंगे, मेरे पास जो इन्वेस्टर्स हैं इनका इंटरेस्ट आना शुरू होगा और इंशाल्लाह इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन पहले 1-2 बरस तो जी पहले, क्योंकि इतना जो लॉसेस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मैनेजेरियल मिसमैनेजमेंट्स हैं, वो जब तक सरकार नहीं ठीक करेगी तो लोग नहीं देख पाएंगे। अब जैसे स्टील मिल है, मुझे खुद इल्म है उसका कि उसके ऊपर एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाई गई है कि इसके आप मुख्तलिफ हल बताइए। तो इन इदारों को इस हालात में तो प्राइवेटाइज करना भी बहुत मुश्किल है जब तक इनकी कम से कम मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चर ना हो सके। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बाहर के ममालिक के लोग किस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है, एक तो बड़े लेवल का है, जैसे सऊदी अरब ने ऑयल रिफाइनरी लगाने की बात की है या ऑल्टरनेट एनर्जी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये तो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ वही कंपनीज कर सकती हैं जिनके पास काफ़ी ममालिक का तजर्बा होता है, और वो हम बिल्कुल इसके अंदर कॉन्फिडेंट है कि वो एक्सपर्टीज़ लाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, लगाएंगे। तो ये तो बड़ा काम है और इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कोई 1-2 साल में नहीं हो जाती। लेकिन जहां मैं अब पुरुमीद ज़्यादा हूं वो ये है कि हमारे पास इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे ये जो ममालिक हैं ये सारे जो हैं फूड इंपोर्ट करते हैं, तो वो यहाँ से मीट भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं प्रोसेस करके, चिकन भी, इसके अलावा जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो एक तो वहाँ इंटरेस्ट आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब का बहुत इंटरेस्ट है कि आप टूरिज़म और होटलिंग की इंडस्ट्री में आई है। तो मैं मिसाल देता जाऊँ, जैसे हम कतर गए थे, कतर इस वक्त यूरोप में तकरीबन 5 स्टार 50% होटल ओन करता है, तो उनका बहुत तजर्बा है। तो उनको हमने दावत दिया और करीब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक ओवरऑल जो हमारी सूरत हाल बन रही है, जो असल प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे बिजनेसमैन के साथ होपफुली जॉइंट वेंचर्स में होंगे, ये प्राइवेट सेक्टर के। लेकिन आपके प्राइवेट सेक्टर, सॉरी टू से हारून भाई, प्राइवेट सेक्टर ये भी शिकायत कर रहा है कि फ़िलहाल, मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए गलत तरीके से बनाए हैं, बेनामी अकाउंट बनाए, और फिर मैं आपको मैं कह रहा अगेन मैं ये कहूँगा कि ये मैं सियासी नौयत के सवाल से बचना चाहूँगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि जो मुलाजमीन हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। हमारे सिंध में जो है वो ये कहते हैं जी, अभी मुझे कह रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के जी थर में काम करने लग रहा है, लेकिन लोग दस्तखत नहीं कर रहे। ये जो एक नैब का जो एक
की वजह से आपका जो प्राइवेट सेक्टर है खुद, और जब तक प्राइवेट सेक्टर आपका एक्टिव नहीं होगा, भले आप कितनी ही बाहर का इन्वेस्टमेंट ले आएँ, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि आप इकोनॉमी में ब्लड नहीं डाल सकते। तो ये जो ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ी सी खौफ की फ़िज़ा बहरहाल प्राइवेट सेक्टर में है। यहाँ के बड़े ओहदेदार आते रहते हैं, वो इस बात की शिकायत भी करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बहाल किया जाए? सियासी इस्तेहकाम अपनी जगह। इसमें मुजाहिद साहब देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी आती है जब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। एग्री। उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डोमेयर्स हैं। अगर आप ग्लोबल सर्वेज देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कि इन्वेस्टर को पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को बैरियर्स क्या है, जो नंबर 1 बैरियर है वो कहते हैं कि हमारा एक रिप्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है। ठीक। नंबर 2 वो जो आप जिक्र कर रहे हैं वो इदारों के हाथ हरेसमेंट की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। सो ये जो हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं वो तो ये शिकायत करते हैं, तो उसको हम हल किस तरह कर रहे हैं? जो तो ऑपरेशनल इशू हैं वहाँ मैं ह्यूमन टच को कम से कम कर रहा हूँ ताकि पेटी हरेसमेंट और करप्शन घट सके। फॉर इंस्टेंस, एक अगर बिजनेस जो था अभी 1 साल में 47 किस्म की टैक्स और दूसरी पेमेंट्स कर रहा था, उसको हमने ऑटोमेट करके घटा के 16 पे ले आए हैं। तो जब आपका ह्यूमन इंटरेक्शन घटेगा तो इदारे के अंदर हरेसमेंट का एलिमेंट कम हो जाता है। लेकिन ये जो एक खौफ की फ़िज़ा है कि अगर मैं करूँगा तो कल को कोई मेरे से सवाल पूछेगा, ये चीज़ें जब ये टाइम के साथ साथ ठीक होंगी जो लेकिन इसकी एक मेन तरीका तो ये है कि वज़ीर आज़म का पैगाम बड़ा क्लियर जा रहा है कि मैं हर काम वो करूँगा जिससे मैं बिज़नेस को फैसिलिटेट कर सकता हूँ। तो डायरेक्शन सेट हो गई है, लेकिन इसको कुछ वक्त लगेगा जब लोगों का एतमाद जो है खाली बातों से नहीं होता, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होता है जी। जैसे अगर मैंने टैक्सेस की पेमेंट घटवाई हैं तो वो जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे वो एतमाद नहीं आएगा। इसी तरह जब उनको पता लगेगा कि एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया गया है हमारे इकोनॉमिक जोन्स में और जगहों पर जहाँ पर अगर वो ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं तो उनको कोई इदारा तंग नहीं करेगा, तो उनका एतमाद बहाल होना शुरू। लेकिन इस वक्त हम तो एफर्ट शुरू कर दिए, लेकिन ख़ास तौर पे जब बाहर की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स होंगे तो गालिबन उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू होगा। अगर मैं वैसे जिक्र नहीं करना चाह रहा था क्योंकि खुद हमारी अपनी मीडिया इंडस्ट्री का जैसे इस वक्त सूरत हाल है, और अगर मीडिया इंडस्ट्री आपको इतना यकीनन इल्म है, इस्लामाबाद में बैठे हैं, एक प्रेशर में है। मैं अभी देख रहा था कि शायद खाली गवर्नमेंट नहीं 40 या 60% जो है उसमें कमी आई है। तो अगर मीडिया आपके जो काम है उसको हाईलाइट अगर अच्छी तरह नहीं करेगा जब वो खुद क्राइसिस का शिकार होगा, तो ये भी एक फैक्टर है कि जो जो क्राइसिस हमारे यहाँ है ना प्राइवेट सेक्टर का, उसमें एक मीडिया का बुरहान भी है। वो आपके दायरे कार में तो नहीं आता, लेकिन अगर आप जब हाई लेवल पे बैठेंगे तो ये ठीक है। हमारे मीडिया में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट या जो प्रोफेशनल्स हैं, एक ये भी एक सबब है कि वो भी इसका सॉरी टू से वो जो फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं ना आप मुल्क में। मतलब बड़ा अच्छा देखें आपने ना, सऊदी अरब के किंग आए, वली अहद आए, उनके लिए जो पूरा पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था एक आवाज़ भी जो है नेगेटिव नहीं आई। बड़ा अच्छा मैसेज गया पूरे हमारे मीडिया की जानिब से, सबकी जानिब से। तो ये भी एक पहलू है। मुझे जाना तो ब्रेक की तरफ था, लेकिन क्विक में इस बारे में अगर आपसे कहूँ जी, मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, अब मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट बता रहा हूँ, ये एक मोमेंटम होता है जिसके अंदर खाली हुकूमत का काम नहीं होता। ठीक, ये तो एक मैसेजिंग है कि देखिए ये जो मुल्क है, हमारा मुल्क है, या रिटर्न अच्छे हैं, हुकूमत एक सिंसियर एफर्ट डाल रही है। लेकिन ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन मीडिया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, जब तक ये इम्प्रूव नहीं होगा, डायलॉग बढ़ेगा नहीं, एक तो मसले मसाइल नहीं समझ आएंगे। ये जो एक अस एंड देम की एक थिंकिंग है, इसको ख़त्म करना मेरा काम है। क्योंकि मैं बिल्कुल देखें एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर तो प्राइवेट सेक्टर में है, भले मीडिया में हो, दूसरे हो। तो ये मैसेजिंग के लिए मैं तो रीच आउट करता हूँ जी। देखें, और ये हम जो रीच आउट कर रहे हैं लोगों को, वो एविडेंस की बेस पे मैं करूँगा, खाली जो है ना फ्यूचर प्लान्स की बेस पे आप नहीं कर सकते। तो हम एविडेंस दे रहे हैं कि हम आपके लिए ये इकदाम कर रहे हैं, आप काइंडली हमें फीडबैक दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। ये एक प्रोसेस है जिसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है, और वो हमने कर दिया जी। हमारे साथ रहिएगा, एक मिलते हैं एक के बाद हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन, बड़ा अहम इदारा है, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। गुफ्तगू बहुत अरसे बाद हो रही है और ये वाकई मेरा तो मजमून है नहीं है इन्वेस्टमेंट और मईशत के आदाद शुमार पुरकशिश। अपनी देहाती ज़बान में सवाल कर रहा हूँ। शरीफ साहब कहेंगे जी इनको ये देखिए जिस तरह सियासतदानों से सवाल करते हैं मुझसे भी ये तो बड़े बड़े नाजुक हसास मसले होते हैं और ख़ास तौर पर इसमें इदारों का और गैर ममालिक का भी होता है। अब जैसे सिपेक आया तो इस बारे में कुछ सवाल उठे, कुछ गलतफहमी पैदा हुई, कुछ हमारे यहाँ ख़ास तौर पर हमारे बलूचिस्तान के साथी नाराज़ हुए कि जी हमारा तो आपने 4% रखा, शायद दोबारा उनको यकीन दिलाया गया। अभी मैं ज़ुबैर जलाल से गुफ्तगू कर रहा था तो वो किसी हद तक मुतमईन थी। लेकिन आप भी जानते हैं हारून शरीफ साहब, सिर्फ लोन अहम नहीं होते, सिर्फ जो मसलन हमारा जो है जैसे आप इन्वेस्टमेंट अभी पता नहीं किस हद तक मैं सही 16-17% शायद इस साल कम आया। इसी तरह हम हमारी जो मैं देख रहा था कि जो हिंदुस्तान के जितना ज़र मुबादला आता है उनके यहाँ सऊदी अरबी की मिसाल थी और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा ना। चीन जैसा हमारा मुल्क जिससे हमारे हिमालय से ऊपर दोस्त हैं, मेरे ख्याल 1 और 10 का फ़र्क है। $10 बिलियन की अगर $11-12 बिलियन की एक्सपोर्ट है तो हमारी $1.5-2 बिलियन की है। तो ये जो हमारे पास जो माशाल्लाह पहले तो हमारे पास यूरिया भी थी और गंदम भी था और भी था, तो ये जब तक हमारी इंपोर्ट, ये मैंने कहा ना कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं भले गैर मुल्की कर्जा कितने आए, जब तक आप अंदरून मुल्क जो है ऐसे हालात पैदा नहीं करेंगे कि जिसमें हमारे लोग बाहर भी जाएंगे, हमारा जो है मसनूआत भी बिकेंगी और वो जो बैलेंस है कब होगा, तभी आप सही मानों में मईशत को सही सिमत में ले जा सकेंगे। हारून साहब जी, मुजाहिद साहब, एक्चुअल जो मैंने शुरू किया था मेन चैलेंज है ये कि देखिए हमारी जो मईशत है अगर उसने सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करना है तो हमें अपना एक्सपोर्ट बेस और रेमिटेंस बेस को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करता जाऊँ। इशू ये आता है कि आप जब चीज़ें मुल्क से बाहर बेचना चाहते हैं तो हम चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा इसलिए कर रहे थे पिछले दिनों में कि हमारी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था तो उसकी मशीनें और चीज़ें और बिजली के कारखाने आप इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसको पे करने के लिए आपको डॉलर की ज़रूरत थी। तो अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो डॉलर तो नहीं आएंगे, तो उससे फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसका हल हमारे पास एक ही है कि हमारे पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हों जो हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू दे सके। ये अभी तक जो हमारा एक्सपोर्ट बेस है, हम बेसिक चीज़ें बेचते हैं, धागा बेचते हैं, सूट नहीं बेचते, ठीक है ना जी, चावल बेच देते हैं, उसकी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते। तो इसके लिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, हमारा एज ए पॉलिसी फोकस ये है कि इन चीज़ों में आए जहाँ पर टेक्नोलॉजी से इस मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एक तो प्रोडक्ट की, बट ह्यूमन रिसोर्स की स्किल भी बढ़ सके। अगर ये दो चीज़ें बढ़ेंगी कि एक बंदा ट्रेन हो जाएगा और प्रोडक्ट बेसिक से उठ के वैल्यू एडेड में आ जाएगी तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेमिटेंस भी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। जब आप बाहर की कंपनियों से काम करेंगे आपके नेटवर्क भी बनेंगे और लोग ज़्यादा बाहर जा पाएंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस मैं दोबारा एक्सप्लेन करता जाऊँ, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसकी सिमत सेट कर दी गई है, इसके नतायज 3 से 5 साल में आना शुरू होते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1 साल में तो एक घर नहीं बनता जी, तो फैक्ट्रियां लगते थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन हारून साहब लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो MOU साइन होने की रवायत भी बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ बता तो दिया जाता है कि आज 8 MOU हो गए, 15 हो गए। मैं पिछले 10-15 साल में भी 2-4 बार मुल्क बाहर गया हूँ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी, बेनज़ीर साहिबा के साथ भी और मुशर्रफ साहब वगैरह भी मैंने बड़े दस्तखत होते हुए देखे हैं। फ़ाइलों की आमद और रफ्त रहती है, वो कहते हैं कि 300-350 हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो वो फिर अगर मैं अंदाज़ लगाऊं तो शायद हम तक 10-15-20% भी हम मेटीरियलाइज नहीं कर सके उन MOUs को जो पास के थे। और शायद मैं वो उसका पास वालों से पूछना चाहिए, आपसे क्यों पूछूँ, आपकी हुकूमत से, लेकिन दैट्स द रियलिटी। हारून साहब देखिए, इस पर मुजाहिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया में जो MOUs होते हैं, जो सक्सेसफुल ममालिक हैं, वो तकरीबन 30 से 40% मटीरियलाइज कर पाते हैं। हमारा रेट अभी बहुत कम है। तो ये जो MOUs इसलिए अभी हमने सऊदी अरेबिया से किए हैं, आप यकीन मानिए कि 3 माह से
तकरीबन डेली बुनियाद पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही थी। और आपसे मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने, क्योंकि आपको अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरे ममालिक की अच्छी प्रैक्टिसेस से सीखना चाहिए, तो इसके लिए इमीडिएटली एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना दिया गया है कि इसको हमने बिल्कुल रेगुलर वीकली बेसिस पे मॉनिटर करना है कि आगे का। और उन्होंने तो सऊदी यहाँ तक संजीदा है कि उन्होंने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी भेज दिए हैं कि फिजिबिलिटीज शुरू कर दें। हाँ, अब अगर फिजिबिलिटी के बाद उनको पता चलता है कि प्रोजेक्ट की शक्ल कुछ फ़र्क बनती है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा ना लगे कि जी आपने बात की, साइन किया, बाद में भूल गए। हाँ, अब अगर टेक्निकल बुनियाद पर कोई नहीं आगे जा सकता वो अलहदा चीज़ है, लेकिन ये मैं अश्योर कर रहा हूँ आपको और बाकी सुनने वालों को कि ये प्रोजेक्ट्स की प्रेपरेशन कल से शुरू हो चुकी है। अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। आप जो 2 साल या 3 साल मांग रहे हैं, दूसरे एक और भी आपने स्टील मिल के लिए भी एक टास्क फोर्स बना दी, हमारे डॉक्टर इशरत साहब भी किसी के इंचार्ज बने हुए हैं, स्पोर्ट के लिए भी बना दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक इशू होता है आप उसके लिए बना देते हैं, लेकिन उनको आप टाइम तो देंगे ना, एक कि भाई आप अगर कर रहे हैं तो 3 महीने में तो आप अपना पेपर वर्क करें, 6 महीने में तो हमें रिजल्ट दें। तो कुछ ये ख्याल आ रहा है कि ठीक है, मिनिस्ट्रियाँ अपनी जगह काम कर रही हैं, इतने सब कुछ मुशीर मौजूद हैं, फिर भी अगर मैं समझूं तो 12, 14, 18 शायद टास्क फोर्स या कमीशन आपने शायद मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं उनसे पूछा जाएगा ना कि जनाब आप 6 माह से अगर गवर्नमेंट के पेरोल पे थे और सब माशाल्लाह उसके समराज से कर रहे थे तो आपने रिजल्ट क्या दिया? देखिए मुजाहिद भाई, जहाँ तक तो बाकी टास्क फोर्सेस हैं, आई एम श्योर उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अल्लाह के फजल से आपको अपना तो बता सकता हूँ कि अब ये 4 माह हुए हैं मुझे यहाँ आए, मैं इसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा। हमें दरवाज़ा खोला प्राइम मिनिस्टर ने, उनका पैगाम बड़ा क्लियर था कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। वीज़ा पॉलिसी भी रिलैक्स कर दी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी काम शुरू हो गया। अब जो उन्होंने डोर खोला, हमने उसको फॉलो अप करके अब उसको टेक्निकल वर्क की सतह पर ले आए हैं। ठीक है, तो मैं तो बाकायदा आपको अब टेंजिबल कॉन्क्रीट बता सकता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। तो हमारी इंटेंशन तो यही है कि जी इसको प्रोफेशनली हम काम शुरू करें, क्योंकि लोग जो हैं वो काम देखेंगे तो बिलीव करेंगे। अगर लोगों को हम सिर्फ बताएंगे कि ये हमारा प्लान है, अब वो टाइम गुजर गया है कि लोग आपको ट्रस्ट उस पर करना शुरू कर दें। तो मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि मुझे एक तो ट्रांजैक्शंस करके दिखानी है अगले 2 साल में, ताकि लोगों को एतमाद आए कि पाकिस्तान इज केपेबल टू कंडक्ट ए ट्रांजैक्शन। अब आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे आप 2 साल बाद इस्लामाबाद आइएगा फिर बताऊंगा? मैं तो 3 महीने 1 महीने बाद आऊंगा ना, आपके क्या प्रोग्रेस हुई है, फिर 3 महीने बाद आऊंगा, 6 माह बाद आइए। जी, मैंने कहा कि भाई आपने 2 साल तो बहुत होते हैं ना। एनी हाउ, इसलिए मैंने कहा कि हम 3 महीने बाद तो आपसे पूछेंगे ना कि किन जो आपके जो MOU साइन हुए इनमें क्या प्रोग्रेस है। शरीफ साहब जी, मुझे आपसे जो रिक्वेस्ट ये है कि आप भले हर माह आइए या 3 माह बाद तशरीफ लाएं, लेकिन आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि लोग हम क्या एडवाइस कर रहे हैं और लोग इसके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, ताकि हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का कि उनके इश्यूज़ क्या हैं। क्योंकि हमें जो इश्यूज़ पता चलेंगे तो उसके लिए हम हर्डल्स को ठीक करने एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके लिए अलग मैं आपसे बात करूंगा। और जैसे मैं कहूँगा कि हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ आप आवाम को ज़्यादा रोज़गार नहीं देते, वहाँ पर ये जो छोटा दुकानदार होता है, ठेले वाला होता है, शादी हॉल होते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ रोज़गार देते हैं। आपको मुझे इतना इल्म है, लेकिन हमारे वो जो आप जिसको स्मॉल बिजनेसमैन कहते थे या जो हमारे यहाँ छोटा कारोबारी दुकानदार वगैरह था, भले टैक्स ना दे लेकिन वो बेचारा खुद खाता था, कमाता था, घर बनाता था, बिजली करता, देखभाल तो करता था ना। इसको अगर आप अननेसेसरी नेट टैक्स नेट में लाने के लिए
उनको खौफजदा करेंगे। तो ये कुछ एक ख्याल आया था, ये तजावुज़ात हटाई गई, उसमें कुछ नहीं देखा गया फिर बाद में कोई, तो ये वाला मुझे ज़रूर इस पर एक तशवीश थी कि जो लाखों की तादाद में लोग जो हमारे जैसे मुल्कों में और दुनिया में जहाँ गुर्बत ज़्यादा होती है, अफलास ज़्यादा होता है, कहना तो आसान है कि चाइल्ड लेबर ना हो, तो लेकिन क्या करे आदमी, 8 कमाने वाले और एक कमाने वाला और 8 खाने वाले, तो ये वाला भी एलिमेंट तो है ना हारून साहब। जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड। नहीं, ये बिल्कुल एक रियलिटी है और आपने इसको ना सिर्फ आपने निशानदेही की है, बहुत से और लोगों ने भी की है। मैंने ख़ुद वज़ीर आज़म को बाकी ममालिक की मिसाल दी है कि उन्होंने इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील किया है। एक दो लोग जिन्होंने तुर्की में और इजिप्ट में ऐसी स्कीमें बनाई हैं कि उनको एक मुतबादिल जगह फराहम की जाए, मैं उनको पाकिस्तान बुला के ख़ुद प्रेजेंटेशंस इंशाल्लाह अगले माह करवा रहा हूँ, ताकि हमें कोई ऐसा हल दे सकें ताकि ये लोग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं छोटे, ये अपने आप को महफूज भी समझें और ये अपना कारोबार जारी रखें। चलें, तो फिर मेरे ख्याल है अगली मुलाकात तक के लिए जो बराह रास्त आपके पास होगी, और ऐसा नहीं है बिल्कुल ही मैं आ रहा हूँ 1 महीने में, लेकिन बगैर उसके भी तो हाजिर हो सकता हूँ जैसे आपसे गुफ्तगू करने। तो जल्दी इस्लामाबाद में मुलाकात होगी यकीनन। हारून शरीफ साहब, आपसे जो गुफ्तगू हुई उसमें जो हमारे नाज़रीन होंगे उनका ये एतमाद बहाल होगा कि यू आर एक प्रोफेशनली कंट्रीब्यूटिंग इस इकॉनमी को आप देख रहे हैं, कोई सियासी इस्तेलाहें इस्तेमाल आपने करने की कोशिश नहीं की। हारून रशीद साहब का शुक्रिया करते हुए डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी दीजिए।